नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में हमारी कला वर्ग की कक्षा हिंदी साहित्य की कक्षा है, जिसमें हम आज जो पाठ है उसकी माँ को हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, अंतरा जो हमारी पुस्तक है उस पुस्तक का यह पाठ है पांडे बेचन शर्मा उगु द्वारा लिखा हुआ उसकी माँ। इस पाठ के अंदर माँ का अपने परिवार के एक अन्य सदस्य जो कि पुरानी पीढ़ी के माने गए हैं और अपनी संतान जो नई पीढ़ी का, इन दोनों के बीच में जो पिसती हुई माँ का चित्रण यहाँ किया गया है। साथ में यहाँ पर सत्ता के द्वारा, राज सरकार के द्वारा जो लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, उनके खिलाफ जो आवाज उठाने वाले हैं, उनको किस प्रकार सरकार द्वारा दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उसकी कथा को इस पाठ के अंदर पांडे बेचन शर्मा ने समझाया है, बताया है। इसके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा हमें दिखाई देती है और लाल सिंह जो पात्र है वह क्रांति का आह्वान करने वाला है और उसका अपने जमींदार चाचा से इस विषय में विवाद भी होता है। तो इस कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। उसकी माँ दोपहर को जरा आराम करके उठा था, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उनमें से निकल कर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान नजर आई। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉल्स्टॉय, कहीं ह्यूगो, कहीं मोपासा, कहीं डिकेंस, स्पेंसर, मैकाले, मिल्टन, मोलियर, उफ, इधर से उधर एक से महानी तो थे। आखिर में किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूं, ये निश्चय ही न हो सका। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया कि लेखक यहाँ पर स्वयं है और वह पुस्तकालय के अंदर दोपहर में बैठा है, एक पुस्तक का चयन करना चाहता है कि वह किसको पढ़े। तो जितने नाम बताए गए वो सब के सब महान थे। वह एडिने की स्थिति में रहता है। आगे इतने में मोटर की पोपो सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा ही है वाहनों से जान बचे। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का कार्ड दिया तो मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त ये कैसे आए कि उसने तो देखा कि बाहर कोई आया है, तो नौकर जब उसे पर्ची ला करके देता है तो उसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम होता है। और पुलिस वाले का आगमन घर में सुनते ही थोड़ा आश्चर्यचकित हुए लेकर पुलिसपति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। यह आगमन उनका आना जो है पुलिस वाले का क्षमा मांगता है कि मैंने बेवक्त आपको परेशान किया, आज्ञा हो। तो उन्होंने कहा आज्ञा है, आप कहिए किस लिए आए। मैंने नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली, डायरी से तस्वीर, बोले देखिए इसे जरा बताइए तो आप पहचानते हैं इसको। वे फोटो दिखा करके उसकी पहचान पूछते हैं। हाँ पहचानता तो हूँ, जरा सहमते से हुए मैंने बताया। इसके बारे में आपसे कुछ पूछना है कि आप इसे जानते हो, तो हम इसके बारे में सवाल पूछिए। उन्होंने कहा इसका नाम क्या है, तो वह था लाल। मैं इसी नाम से बचपन से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर ये पुकारने का नाम है, एक नाम कोई और है तो मुझे स्मरण में नहीं कि मैं इसे लाल नाम से पुकारता हूँ, क्योंकि बचपन से मेरे पास रहा है और इसका दूसरा नाम है मुझे ध्यान में नहीं है क्या है। कहाँ रहता है ये, सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। तो मेरे बगल के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वह है उसकी बूढ़ी माँ और उसकी। तो वो कहते हैं कि मेरे घर के सामने कच्चा पक्का मकान है, उस मकान के अंदर ये रहते हैं, जिसमें वह और उसकी बूढ़ी माँ, ये 2 जने रहते हैं। बूढ़ी का नाम क्या है, तो जानकी नाम बताया। और कोई नहीं। क्या इसके परिवार में दोनों का पालन पोषण कौन करता है, क्या इसके परिवार में अन्य कोई नहीं है, इसको पालता कौन है, इसका पोषण कौन करता है। 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया, ये बात लेखक बताता है। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उसके पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपए कमा कर गया था, जिससे अब तक खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है कि वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा, मगर क्षमा कीजिए क्या मैं ये पूछ सकता हूँ
कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं। उसने कहा कि यह इसके पिता मेरे यहाँ मैनेजर थे और उन्हीं रुपयों से भी इनका घर चल रहा है। लेखक कहता है कि 1-2 साल में नौकरी लग जाएगा तो अपना परिवार पालन हो सकता है। तो उसने कहा भी आप इतने सवाल इस बालक के बारे में क्यों पूछ रहे हो, लाल के बारे में। यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें ये सरकारी काम है, इसलिए मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। अजी इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम तो 60 से सरकार के फरमाबरदार हैं और कुछ आता है। अब इस पंक्ति से पता चलता है कि जो लेखक है वह सरकार के साथ है और जो पांडे विजय शर्मा उगर है उन्होंने इसी को पुरानी पीढ़ी कहा है, जो ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का है जो सरकार का साथ नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही है, 7 पुरुष से सरकार आपकी फरमाबरदार आपके आदेशों की पालना करने वाली है, तो हम सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते। एक बात और, पुलिस ने गंभीरता पूर्वक धीरे से कहा, मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक कुछ नहीं कहना कि आप इस परिवार से बचें, जितना दूर रहें उतने रहें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है अगर ज्यादा नजदीकियां हुई तो। लाल की मां एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पागलपन करता है, तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना, वो बोली। तो एक जब पुलिस वो इंस्पेक्टर चला जाता है तो एक दिन लेखक लाल की मां जब उसके घर आती है तो उसे समझाने का प्रयास करता है कि वह क्या मतलब वह क्या बदमाशियां कर रहा है, वह क्या शैतानियां कर रहा है, जिसकी वजह से सरकारी जो कर्मचारी हैं या जो सरकार के प्रशासन के कर्मचारी है, पुलिस वाले हैं, वे उसके को शक की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या है बाबू, उसने कहा, लाल क्या करता है, मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती, ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं करता, बिना किए तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं है। हाँ, लाल की माँ बड़ी धर्मात्मक, विवेकी और न्यायी सरकार है, यह जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। मैं समझाता है कि जो सरकार के खिलाफ कुछ कर रहा है, यह सरकार बड़ी अच्छी है, धर्मात्मा है, धर्म का काम करे, विवेकी, बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेने वाली और न्याय करने वाली सरकार है। तुम्हारा लाल ही कुछ गलत कर रहा है, जिसकी वजह से शक जा रहा है। मामा को काटता हुआ उसी से मैं लाल भी आया, लंबा, सुडौल, सुंदर, तेजस्वी बालक है वह। माँ उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू भाग आई, चल तो मेरे कई सहपाठी वहां खड़े हैं, चटपट कुछ जल पान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। क्या कि माँ तुम यहाँ बैठी हो, मेरे साथ ही आए हो, कुछ खाना पाना करवा दो, जलपान करवा दो। अरे जानकी के चेहरे की झुर्रियां चमकने लगी, कांपने लगी, उसे देख कर तू आ गया ना, चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं, तू क्या पागलपना करता है बेटा, देख चाचा, तेरे जमींदार चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं, तू कुछ बदमाशियां कर रहा है। तो कहा, क्या चाचा जी। उसने सविनय सुमधुर स्वर में मुझसे पूछा, मैंने क्या अपराध किया है, कि बड़ी ही विनम्रता से लाल पूछता है कि मैंने ऐसा क्या अपराध, क्या गलती कर दी है। मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। लेखक कहता है कि मैंने उसे गंभीर स्वर में कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों चाचा जी, तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथ ही हो, कि तुम ऐसे लोगों का साथ कर चुके हो जो सरकार के खिलाफ है। हाँ तुम तो देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया है, यह सोच कर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। देखो लाल की माँ, इसने कुछ गलत किया है, तभी तो इसके चेहरे का साफ साफ रंग जा रहा है। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही मैं संभला। आपने गलत सुना था, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं, हाँ मेरे विचार स्वतंत्र है, मैं जरूर बेजरूर जिस चीज के आगे उबर अवश्य देता हूँ, देश की दुर्वस्था पर उबर उठता हूँ, इस परशु स्वतंत्रता पर। क्या कि मेरे विचार वास्तव में थोड़ी क्रांतिकारी है, मैं व्यवस्था के खिलाफ बोल देता हूँ, जो हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं उसके खिलाफ बोलता हूँ, तो इसलिए शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तुम्हारी बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? अगर तुम षड्यंत्र, अगर तुम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे तो तुम इतने बोलते क्यों हो? इससे फायदा है, तुम्हारी इस बकबक से न तो देश की दुर्दशा दूर होगी और न ही उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, इसके बाद कर्म करना। क्या तुम पढ़ाई करो और कर्म करो, अपने काम से मतलब रखो, न कि सरकार की आलोचना करो। परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी, तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। कि तुम सरकार के खिलाफ न बोलो, इसमें कोई फायदा नहीं है, तुम अपने घर को संभालो, अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संचालित करो, तुम्हें सरकार से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा, मैं केवल तुम्हारा चाचा ही नहीं,
तुम्हारा बहुत कुछ हूँ, तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रौनक नाचने लगता है, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है, भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना क्या कि मैं तुम्हें विवाद करना होगा, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। लेखक कहता है कि तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता नजर आते हैं, तो इसीलिए तुम मेरे अपने हो और मैं अपनों से भी बात कर रहा हूँ। तो इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं कि आप और मैं दोनों अलग अलग हैं। आप सत्ता के साथ हैं, आप कट्टर देशभक्त हैं, मैं कट्टर राष्ट्रविरोधी। आप पहली बात को ठीक समझते हैं कुछ कारणों से और मैं दूसरी को कुछ दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते, अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता कि हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। आप सरकार के साथ हैं, मैं सरकार के विरोध में हूँ, मेरे कुछ अलग कारण है, आपके कुछ अलग कारण है, लेकिन आप और मैं नहीं मिल सकते हैं, इसलिए विवाद का कोई विषय नहीं है। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है, सुनूं तो जरा, मैं भी जान लूं। अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। क्या? अब लेखक पूछता है कि तुम्हारी कल्पनाएं क्या है, तुम क्या सोचना सोचते हो, हमें भी तो बताओ जरा। तो मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए। क्या? कि जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र का नुकसान करता है उसका सर्वनाश हो, उसका समूल नष्ट हो जाए, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, ऐसा व्यक्ति को मार देना चाहिए, ऐसा विचार उस लाल का है। जानकी उठकर बाहर चली गई। अरे तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहां चार बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा। समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी। उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जी जो कहे मान जा बेटा, ये तेरे भले की कहे। वह माँ वहां बैठी बैठी सुनती है तो वह चली जाती है। वो कहती है कि तुम, चाचा जी को कहती है कि तुम आप इन्हें समझा दो बेटा। लाल, ये चाचा जी जो कहते हैं तुम्हारे भले की बात कहते हैं, मुझे नहीं पता, तुम उनकी बात को मान लेना। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की देर में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। किसने? जानकी ने उनकी बातों को गहराई से नहीं लिया। अगर वो चाहती तो अपने पुत्र को समझा सकती थी, परंतु मेरी कल्पना यह है, लाल फिर बोल उठता है। उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। क्या? कि ऐसा व्यक्ति जिसका हमें सर्वनाश करना है, जो हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का घातक है, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसे व्यक्ति के नाश में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ऐसों का अगर सर्वनाश होता है तो उसके सर्वनाश करने में मेरा हाथ हो। तब लेखक कहता है, तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, उनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो तो चरमर हो उठोगे, नष्ट हो जाओगे। तुमने जिससे पंगा लिया है, तुम जिससे विरोध कर रहे हो, तुम जिसको के खिलाफ हो, वो जब हाथ उठेंगे तो तुम्हारे को चरमरा जाएंगे, तुम दुर्बल हो, कमजोर हो। तब लाल कहता है, चाचा तुम नष्ट हो जाना यहाँ का नहीं, इस सृष्टि में जो आता है वो जाता जरूर है, जो सवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की शस्त्र भुजाओं की सखियां हैं कि जब हम कर्म करते हैं कि ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात जो है हमारे साथ होती है। इसलिए अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं दुर्बल कमजोर नहीं, बल्कि ईश्वर की संपूर्ण शक्ति मेरे साथ है। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे हो सकेगा करूंगा। षड्यंत्र क्या जरूर पड़ा तो जरूर, विद्रोह हाँ अवश्य, हत्या हाँ हाँ हाँ, अगर मुझे षड्यंत्र, हत्या और विद्रोह करने की आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर करूंगा, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो। बेटा तुम्हारा माथा न जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है, सावधान हो जा बेटी कि तुम पता नहीं किस साहित्य को पढ़ रहे हो जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि जो है इतना ज्यादा क्या हो गई है, विद्रोही हो गई। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी बातें कर रही थी। मैं पहुंच गया कुछ पूछने के लिए, कई दिनों से मैं उसकी तलाश में। क्यों? लाल की माँ, लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैंने एक दिन पूछा कि लाल के पास कौन कौन से लड़के आते हैं, किसकी संतानें हैं भी? मैं क्यों जानूं बाबू, उसने सरलता से कहा। बाबूजी मुझे नहीं पता, मगर वे सभी मेरे लाल की तरह मुझे प्यारे दिखते हैं। सब लापरवाह, वे इतना हंसते गाते हैं और वो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। मैं क्या हो जाती हूँ? मैं उनको देख कर खुद प्रसन्न हो जाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना पढ़ेंगे, आगे ये पाठ बाकी है, इसका दूसरा भाग अगली कक्षा में। आज के लिए इतने, धन्यवाद।